बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद है आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना फल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। मेहनत अपनी जारी रखें, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेंगे। तो उस मेहनत के साथ साथ हम भी आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त हाजिर हैं। तो जैसा कि पास्ट पेपर जो है मैंने 3 आपके साथ शेयर किए थे और बहुत टाइम लिमिटेशन होने की वजह से मैं जो है आपके साथ फर्दर कंटिन्यूली आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, तो सोचा आज आपके साथ शेयर कर दूं। तो पास्ट पेपर नंबर 4 जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस दैन। ACR क्या है? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये किसका एब्रीवेशन है, जिसका पुराना नाम PR हुआ करता था, पर्सनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। तो ये ACR जो है वो कितने महीने से कम अगर आपकी जॉब है किसी एक इंस्टीट्यूशन में, तो वो ACR जो है वो आपकी नहीं बन सकती, ये इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ये है जी 3 मंथ, ठीक है। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन में किसी एक हेड के अंडर जो है वो 3 महीने नहीं हुए तो उसकी ACR जो है वो नहीं बनेगी। और ये आपको पता है ये एनुअली बनती है, तो ये सबमिट करवानी होती है, ठीक है। उसके बाद जी ए डैश ग्राफ इलिस्ट्रेट्स हाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज ओवर टाइम। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, लाइन ग्राफ क्या होता है कि ये हमेशा ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती है, ठीक है। लाइक अगर हमने किसी मुल्क की आबादी की बात करनी है तो वो हम लाइन ग्राफ के ज़रिए से शो करेंगे। आबादी जो है वो किस तरह से कहाँ पे बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है। और इसी तरह पॉपुलेशन के अलावा अगर हम किसी और चीज़ की एग्जांपल है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम देखना चाहें, डेथ रेट देखना चाहें, ठीक है, बर्थ रेट देखना चाहें, तो ये सारी चीज़ें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू आउट लाइफ चलती हैं उसको हम लाइन ग्राफ से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी एजुकेयर मीन्स। अच्छा, एजुकेयर मीन्स, अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं एजुकेयर और एजुसियर में। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, उम्मीद है आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। एजुकेशन का वर्ड आपको पता है 2 वर्ड से ड्राइव हुआ, एजुकेयर और एजुसियर, ये दोनों ही लैटिन वर्ड है। एजुकेयर जो है, एजुकेयर का मतलब होता है ब्रिंग अप, यानी कि इसका मतलब होता है परवरिश करना बच्चे की, ठीक है। और एजुसियर जो है उसका मतलब है लीड आउट। अब इसका लीड आउट और ब्रिंग अप का मैं आपको डिफरेंस बता दूं। एजुसियर का मतलब है लीड आउट, यानी कि बच्चे के अंदर कुछ हिडन क्वालिटीज़ हैं वो आपने बाहर निकालनी है और उस हिसाब से आपने बच्चे की परवरिश करनी है, ठीक है। एजुसियर का मतलब है, और एजुकेयर का मतलब है ब्रिंग अप, यानी कि परवरिश करना, बच्चे की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक बच्चे की परवरिश करना, जो सोसाइटी के नीड्स हैं। जबकि एजुसियर है कि बच्चे के अंदर ऑलरेडी वो क्वालिटीज़ हैं और उन्हें आपने जो है वो बाहर लेके आना, लीड आउट करना है और बच्चे की जो है वो उस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद है जी एजुकेटर मीन्स टू एक्ट ऑफ टीचिंग आर ट्रेनिंग। डी ऑप्शन। एजुकेशन इज़ डैश प्रोसेस, ट्राइपोलर प्रोसेस। बिल्कुल, ट्राइपोलर प्रोसेस कैसे है ये आपने अक्सर कहीं जगह पढ़ा होगा कि एजुकेशन जो है वो एक अकेला एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें जस्ट टीचर ही इन्वॉल्व हो या स्टूडेंट ही इन्वॉल्व हो। तो इसमें टीचर भी, स्टूडेंट भी और कंटेंट तीनों के मिलने से ही लर्निंग जो है वो अच्छी हो सकती है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है जी विच इज़ ए न्यूट्रल एंड इंसिडेंटल एजुकेशन। जी, तो नेचुरल सॉरी विच इज़ नेचुरल एंड इंसिडेंटल एजुकेशन। तो ये है जी इनफॉर्मल, ठीक है। आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो 3 हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बहुत दफ़ा आपको बता दिया है कि जो स्पेशली प्लान स्ट्रक्चर्ड करिकुलम जिसका ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड होता है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो हम एजुकेशन लेते हैं, स्टूडेंट टीचर के इंटरेक्शन से जो एजुकेशन होती है वो फॉर्मल होती है। और इनफॉर्मल जो टोटली इसके ऑपोजिट है। इनफॉर्मल में क्या होता है, हमें किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती बल्कि ये लाइफ लॉन्ग होती है और ये इंसिडेंटल होती है जो हम अपनी सोसाइटी से, होम से, इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद विच इज़ कॉल्ड द लिबरल एजुकेशन, सो इट इज़ कॉल्ड जनरल एजुकेशन। हाउ वुड यू डिफाइन साइकोलॉजी। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, ये आज भी किसी मेंबर ने जो है वो पूछा था कि स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और मीनिंग क्या है। तो मीनिंग जो है वो इसका स्टडी ऑफ सॉल है, ठीक है। और अगर डेफिनेशन पूछ जाए तो वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। उसके बाद इन विच कंट्री जीन पियाजे वाज बॉर्न। तो जीन पियाजे जो है वो स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे, ठीक है। और उसके बाद विच पेंशन इज़ ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन द एज ऑफ 60। तो 60 या 60 साल की उम्र में जो एम्प्लॉय जो है, जो सर्वेंट जो है वो रिटायर होता है, उसको सुपर एनुएशन पेंशन दी जाती है। इनके 60 ईयर्स के बाद जो उसको पेंशन उसको दी जाती है वो सुपर एनुएशन उसको कहते हैं।
ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कूल अक्रिंग फ्रॉम डे टू डे इंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी जो है वो हम कैश बुक में लिखते हैं, ठीक है। और स्टॉक रजिस्टर में हम जितनी भी आप कह लो इक्विपमेंट रिकॉर्ड होता है वो हमने स्टॉक में लिखना होता है। और लॉग बुक जो होती है उसमें कोई भी अगर इंस्पेक्शन करने के लिए कोई आ रहा है, विजिटिंग ऑफिसर आ रहा है, तो वो उसने अपने रिमार्क्स जो है वो लॉग बुक में लिखने होते हैं, ठीक है। और सर्विस बुक में आपको पता है कि जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनकी जो रिकॉर्ड होता है सारा पे का, आप कह लो ये सैलरी का, वट एवर जो भी है सर्विस बुक, वो सारा उसमें होता है। उसके बाद है जी माइक्रो प्लानिंग इज़ डन बाय, माइक्रो प्लानिंग जो है वो मिडल और लोअर मैनेजमेंट के ज़रिए होती है। और कैश बुक जो मेंटेन कौन करता है, डीडीओ, इनके डिस्पर्सिंग ड्राइंग ऑफिसर, ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ सूटेबल फॉर डिसिप्लिन। अथॉरिटेरियन मॉडल में आपको क्या पता होगा कि लीडर का ही सारा किरदार होता है, इसमें वर्कर जो होते हैं उनकी कोई राय नहीं ली जाती है। तो अथॉरिटेरियन का स्ट्रिक्ट आप कह लो कि वो होता है सारा कुछ, और उसमें डिसिप्लिन जो है फिर ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा वो होगा। द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पीपल इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ कंफ्यूज करती है, एक वर्ड है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है, इंटर से आपने याद रखना है बिटवीन, ठीक है। जब दो लोगों के दरमियान, बिटवीन आपने जो वर्ड यहाँ पे याद रखना है, जब दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होगी दैट विल बी कॉल्ड इंटरपर्सनल, ठीक है। और अगर वर्ड आएगा ना अमंग ऑर्गेनाइजेशन, द कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस अमंग, यानी कि फॉर एग्जांपल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान अगर कम्युनिकेशन होगी उसे हम कहेंगे इंट्रापर्सनल। फॉर एग्जांपल कोई एक स्कूल है, उनका जो स्टाफ है उनके आपस में कोई कम्युनिकेशन होगी दैट विल बी कॉल्ड इंट्रापर्सनल, ठीक है। और अगर यही कम्युनिकेशन अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के दरमियान हो, इनके दो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के दरमियान, तो उसको हम कहेंगे इंटरपर्सनल, ठीक है। उसके बाद द कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड आउटसाइड इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स। अब ये देख लें यहाँ पे भी क्या है, यानी कि आउटसाइड, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम कहेंगे इंटरपर्सनल। उसके बाद कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोसेस, ये प्रोसेस है। उसके बाद इन विच रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर लैक्स रैंडमाइजेशन बट एम्प्लॉय अदर स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जी अच्छा, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो तीन है, आपको ये पता होना चाहिए। प्री एक्सपेरिमेंटल है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल है और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ट्रू में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है, और क्वाज़ी जो एक्सपेरिमेंटल है उसमें थोड़ा मॉडरेट होता है, ठीक है। अब रिसर्च डिज़ाइन जिसमें रिसर्चर लैक्स रैंडमाइजेशन बट एम्प्लॉय अदर स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अलावा एक तीसरा जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसका भी कंट्रोल जो होता है ना उसके ऊपर इफेक्ट होता है, किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। वैसे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिर्फ डिपेंडेंट पे होता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट करता है, लेकिन कभी कभार एक्सट्रेनियस वेरिएबल का भी इफ़ेक्ट हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो रिसर्चर को कभी कभार तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, लैक्स रैंडमाइजेशन बट एम्प्लॉय अदर स्ट्रेटजीज़ टू कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस, लेकिन वो दूसरी स्ट्रेटजीज़ जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेगा, दैट विल बी कॉल्ड क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल। जिसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा ना वो ट्रू होगा, और जिसमें नहीं होगा कंट्रोल वो है प्री एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद विच करस्पॉन्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, तो ये पैरामीटर है, ठीक है। पॉपुलेशन की खसूसियात, यानी कि पॉपुलेशन जो भी हमने रिसर्च के लिए पॉपुलेशन हमने सिलेक्ट किया उसकी एक लिमिट है, ठीक है, पैरामीटर है। विच करस्पॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक जो है वो सैम्पल की खसूसियात है, ठीक है। स्टैटिस्टिक क्या है, मतलब अगर हमने किसी इंस्टीट्यूशन में हमने मैथ की जो है वो परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो उस स्कूल में सेक्शन बने, फॉर एग्जांपल 10 सेक्शन है मैथ के, तो हम क्या करेंगे, हम एक सेक्शन का जो मैथ का रिज़ल्ट है उसको हम चेक करेंगे, और हमारा उसका जो एवरेज होगा वो हम तमाम जो रिज़ल्ट है तमाम सेक्शन का उसके साथ जो है वो हम उनका कह लेंगे कि हाँ जी बच्चों का जो रिज़ल्ट है, जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की हो सकती है जो हमने एवरेज निकाला है एक सेक्शन का। उसके बाद हाउ मेनी स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब, तो ये हैं जी 4।
तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है पियाजे ने दी थी, आपको पता है इसकी स्टेजेस कितनी थी, 4 थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 12 जो है वो कंक्रीट है, सेंसरी मोटर के 0 से 2 है, प्री ऑपरेशनल की 2 से 7 है और 7 से 12 कंक्रीट के और 12 से ऑनवर्ड जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। उसके बाद पीरियड फ्रॉम 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी, डी ऑप्शन है। चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन, तो ये है जी सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चा जो है वो फॉरगेट द थिंग्स आउट ऑफ साइट, ये सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी कि कोई चीज़ अगर बच्चे को अगर हमने दिखाई है तो अगर वो हम छुपा लेंगे तो बच्चे को नहीं पता चलेगा कि वो चीज़ कहाँ गई, बस ठीक है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। लेकिन इसमें भी जो है एक स्टेज आ जाती है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की, कि कुछ 2 साल के अंदर ही, इनके 8-9 माह के बाद बच्चे में ये एबिलिटी भी डेवलप हो जाती है कि अगर कोई चीज़ हम उसको दिखा के छुपा लेंगे तो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद है जी चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली इन, तो लॉजिकली जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो बच्चा थिंक करता है, सी ऑप्शन। और उसके बाद ये चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली, तो अनसिस्टमेटिकली जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है बच्चा, ठीक है, खुद को डिस्क्राइब करता है। ये 2 से 7 साल होती है एज। सेंसरी मोटर में आपको पता है 0 से 2 साल होती है, जिसमें बच्चा सेंसेस के ज़रिए से सीखता है, और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो इसकी मेजर एबिलिटी है। और प्री ऑपरेशनल में बच्चा अनसिस्टमेटिकली खुद को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, और ये 2 से 7 साल होती है इसकी एज। और कंक्रीट में लॉजिकली खुद को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, लॉजिकली थिंक करना शुरू कर देता है, और ये 7 से 12 साल एज होती है। उसके बाद जी इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय, तो इमोशनल डेवलपमेंट ज़ाहिर है सबसे ही होगी, फियर, क्वारलिंग पेरेंट्स, रिस्ट्रिक्शन, ये तमाम चीज़ें जो बच्चे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेंगे तो ये तमाम आ जाएंगी। उसके बाद जी मिस मरियम वांट्स टू सप्लीमेंट हर पेपर एंड पेंसिल टेस्ट विद ऑल्टरनेटिव असेसमेंट that requires students to demonstrate their growth in a number of areas, which of the following would she likely use। तो ये जी परफॉर्मेंस असेसमेंट, ठीक है, इनके जब किसी बंदे की पर्सनल एबिलिटीज़ को हमने जज करना है तो उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। O&A लेवल जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में 1951 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज़ असेस्ड थ्रू, तो बच्चे की अगर हमने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उसको असेस करना है तो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम्स, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो हम बच्चे को देंगे सॉल्व करने के, ताकि उसकी हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हम जज कर सकें। उसके बाद है जी ई बुक वाज डेवलप्ड बाय, ई बुक जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक बुक किसने डेवलप की थी, तो ये की थी मिचेल हार्ट ने, ए ऑप्शन ठीक है इसका। द एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन इज़ मेजर्ड थ्रू ऐसे, ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हमने देखी है, नॉलेज होती है, उसके बाद जी कॉम्प्रिहेंशन होती है और एप्लीकेशन होती है, एनालिसिस, सेंस और एवैल्यूएशन, तो ये 6 हैं। तो ये जो एनालिसिस, सेंस और एवैल्यूएशन है ये हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है जो हम ऐसे के ज़रिए से जज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा खुद से ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को। उसके बाद जी इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस द वर्ड व्हाट, हु, विच एंड वेयर आर यूज टू मेजर, तो ये जो सिंपल व्हाट, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, सिंपली आंसर नाम बता दिया, ठीक है, तो ये तमाम हम लोअर मेंटल प्रोसेस में जज करेंगे। उसके बाद जी इन ऐसे टाइप क्वेश्चन द वर्ड कंट्रास्ट इज़ यूज टू मेजर हायर मेंटल एबिलिटीज़। कंट्रास्ट यानी कि जब हम कहेंगे हाँ जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ़लाँ फ़लाँ, तो ये इसमें हम बच्चे को जो है वो थोड़ी हाई लेवल की थिंकिंग करनी पड़ेगी, तो ये हायर मेंटल प्रोसेस में आ जाएगा। ऐसे टाइप आइटम्स आर क्लासिफाइड एज, ऐसे टाइप जो है वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे टाइप रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम्स। अच्छा, ऐसे टाइप आइटम्स में ए ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद है एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ ऐसे क्वेश्चन परमिट्स ए स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हिज एबिलिटी टू, तो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स के जब वो ऐसे लिखेगा तो उसमें तमाम चीज़ें ऐड हो जाएंगी, रिकॉल करेगा वो नॉलेज को, और फैक्चुअल नॉलेज जो है उसको इवैल्यूएट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा अपने आइडियाज़ को, ठीक है, ये तो ये सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस दैट अलो स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़ इन ए कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे आर कॉल्ड, तो अगेन ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम है, ठीक है, जिसमें बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो अपने आइडियाज़ को लॉजिकली जो है प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ए ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चंस दैट अलो स्टूडेंट टू रिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ पे स्टेम में ही आपने उन्होंने आंसर दे दिया आपको, रेस्ट्रिक्ट टू फॉर्म एंड स्कोप विज आंसर, यानी कि अपने आंसर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, लेंथी नहीं करेंगे बल्कि रिस्ट्रिक्टली उसका आंसर करेंगे, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप कह लो। उसके बाद है टेस्ट आइटम्स रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू वर्क आर सेलेक्ट करेक्ट आर बेस्ट आंसर आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि टेस्ट आइटम्स रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू वर्क आर सेलेक्ट करना है आपने बेस्ट आंसर, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि MCQs आ जाएंगे इसमें, या फिर
ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को टिक करेंगे। उसके अलावा फिर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन से हैं, तो आप उस हिसाब से टिक करेंगे। तो बेस्ट जो सिलेक्ट करना होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, बाकी तीनों जो है वो सप्लाई टाइप क्वेश्चंस हैं। उसके बाद द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज़, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की मेन खसूसियात क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ स्कोर्स होता है, एडुकेट कंटेंट सैम्पलिंग होती है, मेजर लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, इसमें ट्रू फॉल्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो इसमें स्कोर्स की रिलायबिलिटी होती है क्योंकि इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होती, एग्जामिनर की अपनी राय शामिल नहीं होती। जो गिवन चीज़ें होंगी वो रिलायबल ही होती हैं, उसका या तो आंसर ठीक ही होगा या रॉन्ग होगा। ये तमाम चीज़ें उसमें हम मेजर करते हैं। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हम लार्ज जो आप कह रहे हैं कि कंटेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग इन मार्किंग। ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू मार्क, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू मार्क आ जाएगा इसमें। उसके बाद जी रिलेटिवली, अच्छा ठीक है, टीचर मेड टेस्ट आर मेंट टू एडमिनिस्ट्रेट एट क्लास लेवल, ठीक है। क्लास लेवल पे टीचर मेड टेस्ट होता है, टीचर जो क्लास लेवल पे ही एडमिनिस्ट्रेट करती है। द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स आर अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी, यानी कि ऐसा एक प्रोसेस जिसमें हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपनी साइंस की बुक में। जब हम चीज़ों को क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं, टैक्सोनॉमी, जैसे हम कहते हैं कि हाँ जी क्लासिफिकेशन आप 8 क्लास के आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा, चीज़ों की क्लासिफिकेशन करना, जानवरों की अलग से कर देना, फिर उनके फर्दर क्लासेस, ठीक है, पौधों की कौन सी क्लास में कौन सा पौधा, जानवरों की कौन सी, तो ये सारा जो चीज़ें हैं इनको हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। उसके बाद जी फॉर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री द फी शुड बी रिड्यूस्ड परहैप्स इवन अल्टीमेटली अबॉलिश्ड, हु सेज, यानी कि किसी भी कंट्री की अगर हमने इकोनॉमिक लाइफ को इंक्रीज़ करना है तो हमें जो फ़ीस है उसको या तो बहुत कम कर देना चाहिए, फिर टोटली ख़त्म कर देना चाहिए। किसने कहा था? ये कहा था जी हैरोल्ड एफ क्लार्क ने। सी ऑप्शन, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय ब्लूम इज़ हेरारिकल, इनके ब्लूम ने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो टैक्सोनॉमी दी थी लाइक कॉग्निटिव डोमेन में, आप फॉर एग्जांपल देख लें तो उसमें देखें हेरारिकल क्या होता है कि लोअर से हाईएस्ट की तरफ जाना, ठीक है, इनके स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है, उसमें भी सबसे पहले जो बेसिक नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, देन सेफ्टी नीड है, ठीक है, उसके बाद फिर लव एंड बिलोंगिंग, इसी तरह। तो इसी तरह प्याजे की भी ये ब्लूम ने भी जो दी थी कॉग्निटिव डोमेन, उसमें पहले नॉलेज है लोअर लेवल, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, तो इसको हम कहेंगे हायरार्किकल जो है टैक्सोनॉमी है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम्फसाइज ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागोजी, बी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स। अब एप्लीकेशन लेवल में क्या होता है कि जो चीज़ हमने सीखी है उसको अप्लाई हमने कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई फार्मूला आता है, अब उस फार्मूले को हमने अप्लाई कहाँ पे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल a जमा b का स्क्वायर है, अब हमने अपने नॉलेज से देखना है कि इस क्वेश्चन को आया, हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है या नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जमा का क्वेश्चन है तो हम उसको जमा ही करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जमा के माइनस के क्वेश्चन सीखे हुए हैं तो हम अपने रूल को अप्लाई करेंगे, उसको हम जमा का ही समझ के आंसर करेंगे या फिर माइनस का ही समझ के आंसर करेंगे। या कोई फार्मूला है जैसे मैंने पहले बताया जमा b का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर, तो हमने जो फार्मूला एग्जैक्ट लगाना है हम उसी हिसाब से जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करना जो है वो मेन चीज़ है यहाँ पे। Which of the following components of attitude represent a person's opinion, knowledge and information? तो it is called cognitive component, B option आ जाएगा। The worth of student, person attaches to a particular object or phenomena, तो ये है जी अफेक्टिव डोमेन जो है उसके ये चारों स्टेप हैं, ठीक है। वैल्यू में क्या आता है कि किसी हम एक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, हमें हो सकता है उसमें से एक किताब बहुत बेस्ट लगती है। फॉर एग्जांपल किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, किसी को एजुकेशन बहुत अच्छी लगती है, तो किसी एक बुक को अगर हम वैल्यू दे रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड वैल्यूइंग, ठीक है। द वर्थ ऑफ ए स्टूडेंट अटैचेस टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बुक है, चाहे वो इंसान है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है विच इज़ द सिंपलेस्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन इन द स्कूल। तो स्कूल में स्टूडेंट की जो क्लासिफिकेशन है उसमें बेसिक जो आप कह लो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो क्या है, एज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो आपने देखा होगा प्राइमरी क्लास में जो है या नर्सरी क्लास में आप देख लें, हम कहते हैं कि हाँ जी 4 साल का बच्चा उसको हमने इसमें दाखिल करना है, ठीक है। उससे बड़ा फिर नेक्स्ट, तो एज जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। हम ये नहीं कि 4 साल के बच्चे को हम 5 क्लास में एडमिशन नहीं कर सकते, तो साइकोलॉजिकली भी बच्चे की जो एज है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इससे आप प्याजे की थ्योरी को माइंड में ला सकते हैं। प्याजे की थ्योरी में क्या था कि उसकी अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं।
यानी कि एज वाइज बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है तो बच्चे को उसी हिसाब से जो है वो करिकुलम भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो एज जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद जी विच इंक्लूड्स अ कंप्लीट स्कूल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑल द कोर्स एक्टिविटीज़ रीडिंग एंड एसोसिएशन फर्निश्ड टू द पीपल्स इन स्कूल। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी जो है किस में आ जाएंगी, करिकुलम में आ जाएंगी, जो कि बहुत ही वास्ट एक टर्म है अपने आप में। उसके बाद सिलेबस इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ ए सब्जेक्ट दैट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। सिलेबस क्या है, लिस्ट ऑफ टॉपिक। इसको किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, पब्लिक एग्जामिनेशन, फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। उसके बाद है इन स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन द टर्म लॉक स्टेप इज़ ए प्रॉब्लम विच मेड एडमिनिस्ट्रेटर वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, अब स्टूडेंट क्लासिफिकेशन में जो लॉक स्टेप है, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होती है, टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इनके स्टूडेंट्स के जो नीड है उनको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है विच बुक इज़ द बाइबल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में बाइबल का जो एक कह लो कि मुकाम है वो किसको दिया गया, वो है जी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये बहुत ही आप कह लो फेमस करिकुलम डेवलपर थे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताना है कि ये किन की बुक थी, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन मैं अभी भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग की लर्निंग कहाँ तक है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो बुक का नाम है ये किसकी बुक थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। उसके बाद द टोटल टाइम इज़ एलोकेटेड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसमें स्टेम में ही आपको आंसर मिल जाएगा एलोकेटेड, यानी कि जो टाइम हमने फिक्स कर दिया हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, एलोकेटेड टाइम। बॉल पॉइंट इज़ पेंटेड बाय ये बॉल पॉइंट जो किसने बनाई थी, ये थी लैस्लो बायरो। अच्छा, अब इसको याद करने का तरीका ये अक्सर भूल जाता है, एक बॉल पेन है और एक वाटर पेन है, शायद ये कुछ और भी है। तो आपने ना इसको याद इस तरह रखना है, बॉल पॉइंट है ना ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर भी जो आपने है ना वो बी वाला ही टिक करना है, ठीक है। ये आप लॉजिक बना ले, बॉल पॉइंट है ना बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका आंसर जो है वो आपने देख लेना है कि उसके आंसर में भी बी ही आएगा, ठीक है। जैसे ये है, ये बी वाले से आपने याद रख लेना, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद है अंडर विच रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPIs इन प्रोविंसेस वर अपॉइंटेड। तो किस रिपोर्ट में पब्लिक ने जो है वो DPI ऑफिस जो है वो बनाए थे, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस इन प्रोविंसेस वर अपॉइंटेड। 1962 में जो है ये DPI ऑफिस जो है बनाने का कहा गया था, ये बने थे बल्कि, लेकिन किस रिपोर्ट में, वुड्स डिस्पैच में, ठीक है। 1854 में रिकमेंड किया गए थे ये DPI ऑफिस और बने कब थे, 1962 में। उसके बाद दिस स्टाइल यूजेस मैक्सिमम टीचर टॉक एंड गिव्स लिटिल रूम फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल अथॉरिटी, जिसमें टीचर जो है वो सबसे ज़्यादा बात करता है और स्टूडेंट को बहुत ही कम जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की। नेक्स्ट है द टीचर एक्ट एज ए गाइड टू असिस्ट द स्टूडेंट्स इन अप्लाइंग द नॉलेज इनटू ए सिमिलर सिचुएशन। टीचर जो है वो एक गाइड के तौर पर काम करेगा, इनके स्टूडेंट को जो है गाइड करेगा कि उनके पास जो नॉलेज है उनको आपने किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे ने कुछ सीखा हुआ है और आपने उसको किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसी नॉलेज को आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो उसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटर, जो गाइड करेगा। द टीचर बिलीव्स दैट स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट थ्रू एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ के ज़रिए से बच्चे जो सीखते हैं उसको हम फैसिलिटेटर कहेंगे टीचर को। द टीचर डेवलप्स क्रिएटिविटी, रिसर्च स्किल्स एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स। ऐसे टीचर जो स्टूडेंट के अंदर सेंस, रिसर्च स्किल्स और क्रिएटिविटी, इनके इनोवेशन की जो भी एबिलिटी जो बच्चों में लाएगा उसको हम कहेंगे डेलीगेटर। द टीचर इन्वाइट्स द लर्नर टू शेयर केस। ये इनके टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को शेयरिंग की जो भी एबिलिटी है डेवलप करवाएगा, उसको हम कहेंगे कोलैबोरेटर। विच टेक्निक ऑफ रिसर्च एंटायरली एलिमिनेट्स द बाइस फैक्टर इन एक्सपेरिमेंट। इसको हम कहेंगे रैंडमाइजेशन। बाइस फैक्टर का क्या होता है, यानी कि अपनी मर्ज़ी से हम फॉर एग्जांपल हम क्लास में कह लेंगे हाँ जी ये बच्चा आ जाए, जी ये बच्चा आ जाए, ये बच्चा आ जाए, ऐसे नहीं, ठीक है। बल्कि इसको मैं सिंपल आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग ये कमेटी डाल लेते हैं, ठीक है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये पहली तुम्हारी है, ये दूसरी तुम्हारी है, ये तीसरी तुम्हारी है, बल्कि हम एक लॉटरी टाइप जो है वो पर्चियाँ डाल लेते हैं और हम रैंडमाइजेशन जो है, हम कोई भी पर्ची हम कहते हैं कि जिसका नाम निकलेगा उसी को ही कमेटी मिल जाएगी। तो ये है रैंडमाइजेशन, ठीक है। बाइसनेस वो हो गई कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी को भी कह देंगे हाँ जी तुम ले लो, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन का यही फ़ायदा होता है कि हम किसी का भी जो नाम, जिसको हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं, कि रैंडमली हम सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। टीचर प्लेसेस फिर्म लिमिट्स एंड कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट। इसको हम कहेंगे अथॉरिटेरियन। अच्छा, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, अथॉरिटेरियन है और एक अथॉरिटेटिव है। इसको अपने ध्यान से समझना है, जिसमें टीचर की
जो आप कह लो कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट पे, ठीक है, और इसको हम कहेंगे अथॉरिटेरियन, ठीक है। इसमें बच्चे जो हैं उन पे बिल्कुल भी कोई फ्रीडम नहीं है, कोई बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करे, टोटली टीचर का आप कह लो कि कंट्रोल है, इसको हम कहेंगे अथॉरिटेरियन। और जहाँ पे टीचर जो है उसका आप कह लो कि कंट्रोल है, लेकिन उसके साथ साथ वो टीचर को स्टूडेंट्स को इनकरेज भी कर रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे अथॉरिटेटिव। समझ आ गई? ऊपर वाले में मैंने क्या बताया कि टोटली टीचर का ही कंट्रोल है, जबकि नीचे वाले में स्टूडेंट को भी थोड़ी बहुत आप कह लो कि इंकरेजमेंट दी जाती है, इंडिपेंडेंस है उनको कि वो थोड़ा बहुत जो वो पार्टिसिपेट कर लिए, उसको हम कहेंगे अथॉरिटेटिव। नेक्स्ट है द स्टाइल इज़ करेक्टराइज्ड बाय ए लैक ऑफ इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट इज़ नॉट डिसिप्लिनरी, देयर आर फ्यू डिमांड्स ऑन स्टूडेंट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम। तो ये परमिसिव स्टाइल, इनके ये टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड है, जिसमें थोड़े बहुत बच्चे पे जो है आप कह लो कि डिमांड्स होंगी, लेकिन टोटली फ्रीडम भी होगा, बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगा, जिसमें बच्चे जिसको जैसे रोल प्ले है, ये जितने भी जिनके स्टूडेंट सेंटर्ड जो टेक्निक्स हैं वो सारी परमिसिव उसको हम कहेंगे। उसके बाद द स्टाइल प्रेजेंट्स एन इन्वायरमेंट वेयर नो डिमांड्स ऑन स्टूडेंट्स ऑफ एनी सॉर्ट, जहाँ पे बच्चे पे बिल्कुल भी कोई भी डिमांड नहीं है, टोटली फ्री इन्वायरमेंट है, दैट विल बी कॉल्ड इंडल्जेंट। उसके बाद इन दिस टेक्निक टीचर विल डिमांड स्टूडेंट्स अटेंशन बिफोर यू बिगन एंड वेट अंटिल एवरीवन हैज़ सेटल डाउन, इसको कहेंगे जी फोकसिंग। यानी कि इस टेक्निक में क्या होगा कि टीचर जो है बच्चों से डिमांड क्या करिए, अटेंशन बिफोर यू बिगन, यानी कि आप कुछ भी पढ़ाने से पहले हम कहेंगे हाँ जी बच्चों हम ये पढ़ेंगे, तो उससे पहले जो एक खामोशी होगी बच्चों को बिल्कुल अटेंटिव करने की, उसको कहेंगे फोकसिंग। टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स क्लियरली व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन दैट पीरियड, तो टीचर जो क्लियरली जब बता रही होती है कि हाँ जी बच्चों आज हमने जी ये पढ़ना है, फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन पढ़नी है जी, तो ये डायरेक्टली बच्चे को बताया जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। द टीचर मूव्स अराउंड द रूम व्हाइल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग, दैट विल बी कॉल्ड मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल बच्चे अगर काम करें तो टीचर जो क्लास में चक्कर लगा के हर बच्चे को देख रहे कि बच्चा वाकई क्या काम कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे मॉनिटरिंग। उसके बाद मैकडैनियल सेज वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट, दिस नोशन रिप्रेजेंट्स द मॉडलिंग। इसका क्या मतलब है, ये आपने बंडूरा की अगर साइकोलॉजी में थ्योरी पढ़ी है, यानी कि जो बच्चे देखते हैं ना बच्चे वही करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चे वो नहीं करते। यानी कि जैसे टीचर है वो भी एक रोल मॉडल होता है, तो टीचर को जो है फिर बच्चों के सामने या वैसे भी प्रैक्टिकली वही काम करने चाहिए जो हम वाकईतन चाहते हैं कि बच्चे हमें वो करके दिखाएं, ठीक है। तो ये तो वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो उनके सामने किया जाता है, ये वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जी इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेजेस एंड सिग्नल्स, तो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेजेस ये सारे नॉन वर्बल में आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन ये कम्युनिकेशन की टाइप है, वर्बल और नॉन वर्बल में आ जाता है, तो यहाँ पे नॉन वर्बल है। उसके बाद जी डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दैट इनपासिस नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो इंटेलेक्चुअल, तो ये कॉग्निटिव डोमेन में आ जाएगा, ठीक हो गया। विच मैथड ऑफ टीचिंग रिलाइज ऑन स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो ये मॉन्टेंसरी का मेथड है, ठीक है। मॉन्टेंसरी जो थे वो कहते थे कि बच्चों को जो है वो प्लेबैक के ज़रिए से समझाना चाहिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए से समझाना चाहिए, तो ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो मॉन्टेंसरी ने ही, मारिया मॉन्टेंसरी ने ही अपने मेथड में बताई थी। उसके बाद है विच स्केल मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट विद ईच आइटम विच डिटरमाइंस हर एटीट्यूड एंड परसेप्शन, ये है जी लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल क्या होता है, जब भी हमने कोई भी आप कह लो कि एटीट्यूड चेक करना है लोगों का, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में हमने परसेप्शन चेक करनी है, आया वो लोगों को ठीक लग रही है नहीं ठीक लग रही, देन हम जो है वो लिकर्ट स्केल यूज़ करते हैं। उसमें हम लोगों की राय एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, उस पर एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम पूछ सकते हैं कि हाँ जी आप मौजूदा गवर्नमेंट से खुश हैं, ठीक है, या नहीं है, तो इसमें कोई भी आप येस या नो का ऑप्शन डाल सकते हैं, टिक या क्रॉस का ऑप्शन डाल सकते हैं, एग्री डिसएग्री का डाल सकते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें वो लिकर्ट स्केल में आ जाएंगी। उसके बाद जी फाउंटेन पेन, अब यहाँ पे देखिए फाउंटेन पेन वाज पेटेंटेड बाय, अब यहाँ पर देखिए लेविस वाटरमैन, मैंने आपको ऊपर बॉल पेन का बताया था कि बॉल पेन को आपने बी से याद रख लेना, अब यहाँ पे सिंपली आप इसको फाउंटेन पेन जो है इसको आप वाटरमैन, ठीक है, वो आपको ने बी से मैच कर लिया, तो इसको वाटरमैन से सिंपल आप याद रख लें, ठीक है। फाउंटेन पेन को फाउंटेन मैंने आप इस तरह भी याद रख सकते कि फव्वारा होता है, ठीक है, शॉवर जिसको हम कहते हैं, तो वाटर पानी, शॉवर भी पानी होता है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एक
फ़नी सा एक लॉजिक है, लेकिन अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो मैं तो ऐसे ही लॉजिक बना के याद करती हूँ, तो इसलिए आपको मैं अपना पर्सनल शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसी तरह याद कर लें, ठीक है। उसके बाद जी जनरल नॉलेज के स्टार्ट हो गए क्वेश्चन। नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट इशू। यानी कि स्टूडेंट में स्कूल में वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, जो कामयाब स्टूडेंट्स हैं, उनकी रेशियो को हम क्या कहेंगे, आउटपुट इशू, यानी कि हमारी वो आउटपुट है। उसके बाद व्हाट इज़ एकेबाना। एकेबाना क्या है, ये है जी जापान की बहुत ही आप फेमस टेक्निक है जिसमें फ्लावर्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है, जापानीज़ आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। 82 है क्लॉस शवाब इज़ द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी ऑप्शन आ जाएगा। 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट, तो ये है जी OIC, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल, इनके इसमें से ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं, इनमें से सबसे पहले जो है वो कौन सी इस्टेब्लिश हुई थी, वो चीज़ वो OIC थी, ठीक है। उसके बाद एनेमोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड, यानी कि हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एनेमोमीटर। उसके बाद फिफ्थ कॉलम रेफर्स टू ट्रेजरी, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल आप यही याद रख लें। उसके बाद है फॉक्स पॉक्स मीन्स, फॉक्स पॉक्स का मतलब है फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप, डी ऑप्शन। द फाउंडर ऑफ अलजबरा वाज अल-ख्वारिज़मी, ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड है ये। उसके बाद ट्रकोमा इज़ ए डिजीज़ ऑफ आई, ठीक है, आंखों की जो एक डिजीज़ है उसको हम ट्रकोमा कहते हैं। हु इन्वेंटेड द पेपर, ये आपको पता होगा, चाइनीज़ ने सबसे पहले जो वो पेपर इन्वेंट किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वाज पास ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लियाकत अली खान। तो पाकिस्तान का जो बेसिक लॉ है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इसकी डेट भी पता होनी चाहिए कि ये कब पास हुआ था और कब बनाया गया था। बनाया था जी ये 7 मार्च 1949 को, ये मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पास था, बना 7 मार्च को था और पास जो हुआ था वो 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1949 पास हुआ था और 7 मार्च को जो है वो प्रेजेंट हुआ था, ठीक है, बना था, यानी कि पास 12 मार्च को। तो और कब हुआ था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लियाकत अली खान के दौर में हुआ था। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एक्रीमनी। एक्रीमनी का जो मीनिंग है वो है बिटरनेस, यानी कि कड़वा। सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट किसको कहते हैं, जो खर्च करने में चोर हो, तो उसका ऑपोजिट आपने, इनके एंटोनिम आपने सिलेक्ट करना है, तो है जी कॉशियस। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन द नेशनल असम्बली इज़ 60, ठीक है। इनके नेशनल असम्बली में जो विमेन की क्योंकि वहाँ पे जो सीट्स हैं वो रिज़र्व कर दी गई थी, कोटा कुछ सीट्स थी, ठीक है, और वुमेन की थी और मैन की थी, तो उसमें वुमेन की जो सीट थी वो 60 थी। उसके बाद जी है 4x = 13 = 7 - 2x, वट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसको आपने सॉल्व कर लेना, इसका आंसर -1 है। नेक्स्ट भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए आपने इसको खुद सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हदीस वर नरेटेड बाय हज़रत अबू हुरैरा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस एंड वेरी इजी क्वेश्चन जो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे हदीस ज़्यादा जो नरेट हुई थी वो हज़रत अबू हुरैरा, और उसके अलावा अगर औरतों में देखें या उम्मतुल मोमिनीन जो थी उनमें हज़रत आयशा से जो है वो आप कह लो कि नरेट की थी उन्होंने। उसके बाद जी हमदर्द इख़बार किसने जारी किया था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था हमदर्द इख़बार। उसके बाद ये शेर किसका, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये जी मोमिन खान मोमिन का बहुत ही आप कह लो कि फ़ेमस हुआ था ये, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, किसी और शायर ने जो है ये बोला था कि ये शेर मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पता नहीं कितने पैसे दूंगा, तो लेकिन मोमिन खान मोमिन ने कहा था कि नहीं, तो तुम मेरे पास होते गए, ये मोमिन खान मोमिन का शेर है। उसके बाद है जी मदरजे में से खिताब कौन सा है, तो है जी कायदे आज़म, ठीक है, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है जदीद गज़ल का इमाम किस शायर को कहते हैं, तो है जी हसरत मोहानी, ठीक है, हसरत मोहानी को जदीद गज़ल का इमाम कहा जाता है। तो जी इसके साथ ही 100 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो गए, इसमें 20 क्वेश्चन जो वो जनरल नॉलेज के थे और 80 क्वेश्चन जो वो एजुकेशन के थे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो मैंने बनाई है, और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, और वीडियो शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर किया करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।